हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बाकी के जो तीनों लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, क्या आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आज के टॉपिक में हम बायोडाइवर्सिटी क्या है, नॉमेनक्लेचर के बाद बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देने का क्या क्या रूल्स है, ये सब चीज़ों को आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा जो अर्थ है उस पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़, बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू सर्वे, एक सर्वे के हिसाब से कितने स्पीसीज़ है हमारे अर्थ पे जो हमारे लिए नोन है, जिन्हें हम जानते हैं। तो ऐसा बताया गया कि 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं जिन्हें डिस्क्राइब किया गया है कि हमारे अर्थ पे है। और ये जो नंबर है ये हमारे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को ही शो कर रहा है कि इतने मिलियंस स्पीसीज़ हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं। तो बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायोडाइवर्सिटी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या हुआ कि जो अर्थ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अर्थ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या ह्यूमन हो, ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी ही कहलाएंगी। तो बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, forms of life in the living world. The living world includes all the living organisms such as microorganisms, plants, animals and humans. तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और अर्थ पे ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। बायोडाइवर्सिटी के बाद हम देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर क्या है। जैसा कि हमने देखा कि हमारे अर्थ पे बहुत वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, तो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हर जगह के हिसाब से अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसी भी आप एनिमल या किसी भी प्लांट का नाम ले लीजिए, कॉमनली हो सकता है कि आपके एरिया में उस प्लांट या एनिमल को किसी और नाम से पहचान रहे हैं, और अगर किसी और जगह पे गए तो उस प्लांट या एनिमल को किसी और नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे ऑर्गेनिजम्स को एक कॉमन नेम या एक कॉमन पहचान नहीं मिल पा रही है जिससे सब लोग पहचान पाएंगे। तो नॉमेनक्लेचर में यही होता है। नॉमेनक्लेचर में क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड नेम देना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम देना जो कि पूरे वर्ल्ड में उस नाम से वो जाना जाएगा। तो ये जो नेमिंग देने का प्रोसेस, ये जो नाम देने का प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इसी प्रोसेस को कहा जाएगा नॉमेनक्लेचर। तो ज़रूरत भी है जिससे कि कोई भी एक कॉमन नेम या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से वो जाना जाएगा, जो कि नॉमेनक्लेचर कहलाता है। तो देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। तो यही होता है आपका नॉमेनक्लेचर। उसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन इज़ द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सही नाम पहचानना, सही नाम ढूंढना, सही प्लेस ढूंढना, जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आता है उसे ही कहेंगे आइडेंटिफिकेशन। तो सही नाम ढूंढना, सही प्लेस ढूंढना, किस कैटेगरी में क्लासीफाई होगा, इस चीज़ को कहा जाएगा आइडेंटिफिकेशन। अब ये जो रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के कि क्या साइंटिफिक नेम, जो नेम दिया जाता है उसे साइंटिफिक नेम कहा जाएगा जो कि पूरे वर्ल्ड में कॉमन होगा। तो अब ये जो रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के, ये कौन प्रोवाइड करता है, ये साइंटिफिक नेम कौन देता है, प्लांट्स के हो या एनिमल्स के हो। तो जितने भी प्लांट्स के साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं वो ICBN द्वारा दिए जाएंगे, और ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे ये प्लांट्स के लिए है, जितने भी प्लांट्स के साइंटिफिक नेम दिए जाएंगे वो ICBN द्वारा दिए जाएंगे, और यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। नेक्स्ट है ICZN जो कि है इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल
नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे जो जितने भी एनिमल्स हैं उनके साइंटिफिक नेम देने का काम यही ऑर्गेनाइजेशन करता है, जो कि है ICZN। तो इन दोनों चीज़ों की आपको फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इसका फुल फॉर्म आता है। चलिए, यहाँ पे तो हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में देख लिया, जिसमें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देने का है सिस्टम। अब हम देखेंगे कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? ये एक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, जिसमें कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया जाएगा, और जो नाम दिया जाएगा उसमें 2 वर्ड्स होंगे, या बोल सकते हैं कि जो नाम दिया जाएगा उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड है उसे कहेंगे जेनरिक नेम, जो कि जीनस को शो करता है, और जो जेनरिक नेम अगर आप लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। सेकेंड वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है वो है स्पेसिफिक एपिथेट, और ये इंडिकेट करता है स्पीसीज को। ये जब लिखेंगे तो इसका पहला लेटर स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें कि क्या हो रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया जा रहा है, जिसमें 2 वर्ड्स होंगे, पहला होगा जेनरिक नेम और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। अभी जो नेमिंग देने का सिस्टम है, इसे किसी ने तो स्टार्ट किया होगा, तो हम उन साइंटिस्ट का नाम भी देख लेते हैं जिन्होंने ये नेमिंग सिस्टम स्टार्ट किया, और उनका नाम है कार्लोस लिनियस। तो कार्लोस लिनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, और नेमिंग सिस्टम भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे हमने देख लिया फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कार्लोस लिनियस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कार्लोस लिनियस की 2 फेमस बुक्स हैं, जिनमें प्लांट्स एंड एनिमल्स के स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया है। तो लिनियस ने जो प्लांट के स्पीसीज हैं उन्हें अपने बुक स्पीसीज प्लांटेरम में डिस्क्राइब किया है, जो कि 1753 में पब्लिश हुई थी। दूसरी बुक है इनकी जिनमें इन्होंने एनिमल्स की स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था, वो है यहाँ पे सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में एनिमल की स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था इन्होंने, जो कि 1758 में पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पे आपको ईयर और साथ साथ जो बुक्स हैं उनके नाम भी याद रखने हैं। हमने देखा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में नेमिंग की जाती है, किसी ऑर्गेनिज्म को नेम दिया जाता है, लेकिन कोई भी नेम किसी ऑर्गेनिज्म को नहीं दे सकते हैं। नाम देने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स और प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही नेम दिया जाएगा। तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है। हम एक एक करके सारे रूल्स को देखते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि द नेम्स आर जनरली इन लैटिन और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। जो लैटिन लैंग्वेज है उनसे ही डिराइव्ड होना चाहिए साइंटिफिक नेम। जो नेम दिया जा रहा है किसी ऑर्गेनिज्म को वो साइंटिफिक नेम है, तो वो जो नेम होंगे वो या तो लैटिन होंगे या तो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड होंगे। लैटिन लैंग्वेज से क्यों डिराइव्ड होंगे? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है, तो इसीलिए जो नेम्स हैं जनरली वो लैटिन में होंगे या लैटिन से डिराइव्ड होंगे। सबसे पहला रूल तो ये था। दूसरा रूल हम देखते हैं। सेकेंड रूल है द साइंटिफिक नेम इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स। जो साइंटिफिक नेम है वो 2 कंपोनेंट से कंपोज होगा। सबसे पहला है आपका जेनरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। तो अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम देखें, यहाँ पे हमने मैंगो का साइंटिफिक नेम लिया है मैंगीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे मैंगीफेरा हो गया आपका जेनरिक नेम और इंडिका हो गया आपका स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये हो गया आपका सेकेंड रूल। अब हम देखेंगे बाकी के रूल्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे अगर हम थर्ड रूल की बात करें तो तीसरा रूल ये है कि द जेनरिक नेम दैट इज जीनस स्टार्ट ऑलवेज विथ अ कैपिटल लेटर एंड द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज स्पीसीज ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। जो जेनरिक नेम होगा वो हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो हमेशा स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। एग्जाम्पल से आप समझिए यहाँ पे, जैसे कि हमने मैंगीफेरा इंडिका लिया है मैंगो का साइंटिफिक नेम, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हो गया आपका जेनरिक नेम और ये है आपका स्पेसिफिक एपिथेट। तो जेनरिक नेम स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से, यहाँ पे कैपिटल एम से स्टार्ट हुआ है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्टार्ट हो रहा है स्मॉल लेटर से। तो इसी तरीके से दोनों को लिखा जाता है। ये हो गया रूल नंबर 3। देखते हैं हम रूल नंबर 4
तो बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम, जो दोनों वर्ड्स जो हम बायोलॉजिकल नेम में या साइंटिफिक नेम में लिख रहे हैं, अगर वो हैंड रिटन है, अगर आप उसे लिख रहे हैं कहीं भी कॉपी में, एग्जाम में, कहीं भी अगर आप लिख रहे हैं, तो दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। और अगर प्रिंटेड है, टाइप किया हुआ है, तो वो इटैलिक्स में होगा। इटैलिक्स में होने से ये शो होता है कि वो उसका ओरिजिन लैटिन है। तो याद रखना है कि अगर हैंड रिटन है तो दोनों वर्ड सेपरेटली अंडरलाइन होंगे, और अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जो कि हैंड रिटन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंगीफेरा इंडिका हमने लिखा है बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम मैंगो का। मैंगीफेरा जो कि है आपका जेनरिक नेम, और ये हो गया आपका स्पेसिफिक एपिथेट, और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन भी किया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल सोलेनम ट्यूबरोसम का है। यहाँ पे भी हमने दोनों जो जेनरिक नेम है और जो स्पेसिफिक एपिथेट है, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये था आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 की तरफ देखते हैं। तो रूल नंबर 5 ये है इसमें कि नेम ऑफ साइंटिस्ट, जिन साइंटिस्ट ने नॉमेनक्लेचर को प्रपोज किया है, नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया है, शुड बी रिटन इन शॉर्ट आफ्टर साइंटिफिक नेम। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा साइंटिस्ट का नाम लिखना ही है, लेकिन अगर साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है तो वो कहाँ लिखा रहेगा और किस साइंटिस्ट का नाम लिखा रहेगा वो भी जानना जरूरी है। तो नेम ऑफ साइंटिस्ट, जिन साइंटिस्ट ने नॉमेनक्लेचर को प्रपोज किया है, उनका नाम साइंटिफिक नेम के बाद लिखा रहेगा शॉर्ट में। तो ये तो साइंटिफिक नेम हो गया, जो कि ये हो गया आपका जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये साइंटिफिक नेम हो गया। और इसके बाद जो लीनियस थे, इन्होंने नॉमेनक्लेचर प्रपोज किया था, तो इनका नाम शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर साइंटिफिक नेम लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब साइंटिस्ट का नाम इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम साइंटिस्ट के नेम की बात करें तो क्या ये अंडरलाइन होगा या इटैलिक्स में होगा? तो यहाँ पे ना तो ये अंडरलाइन होगा, ना ही इटैलिक्स में लिखा होगा, बिल्कुल सिंपल रोमन लेटर में लिखा हुआ रहता है साइंटिस्ट का नेम। तो ये हो गया आपका साइंटिस्ट का नेम अगर लिखने का तरीका है तो ऐसा होता है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि ये नोट्स मैंने क्लास 11 के साथ साथ नीट एग्ज़ाम के बेसिस पे भी बनाया है। तो एक और हम यहाँ पे चीज़ देखेंगे कि टोटोनिम्स क्या होता है। तो टोटोनिम्स का मतलब ये हुआ कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट जब सेम होता है उसे कहते हैं टोटोनिम्स। तो ये जो टोटोनिम्स है ये वैलिड होते हैं सिर्फ एनिमल्स में, प्लांट्स में वैलिड नहीं होते हैं, क्योंकि प्लांट्स में कभी भी जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम नहीं होता है। लेकिन एनिमल्स के कुछ ऐसे नाम हैं साइंटिफिक जिनमें कि स्पेसिफिक एपिथेट और जेनरिक नेम दोनों ही सेम होते हैं। जैसे कि अगर हम कॉमन कोबरा की बात करें तो उसका नाम है नाजा नाजा। तो यहाँ पे जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट दोनों के दोनों ही सेम है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ये टोटोनिम्स प्लांट में वैलिड नहीं है। यहाँ पे हमने देख लिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के में जो ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग हो रही है उनके रूल्स क्या हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। एक चीज़ हम और देखेंगे, ट्राइनोमियल सिस्टम। ट्राइनोमियल सिस्टम किस साइंटिस्ट ने दिया था, सबसे पहले ये देखते हैं। तो हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्राइनोमियल सिस्टम दिया था। इस सिस्टम का कब यूज होगा, तो इस सिस्टम के हिसाब से जैसे बाइनोमियल सिस्टम में अगर कोई नाम दिया जा रहा तो उसमें दो कंपोनेंट्स थे, दो पार्ट थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे। किसी भी अगर प्लांट का नेम दिया जा रहा है तो उसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे। पहला होगा जेनरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक, और तीसरा हो गया आपका सब स्पेसीज नेम या वेराइटी। तो ये हो गए आपके ट्राइनोमियल सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स। ये सिस्टम को यूज कब किया जाता है, मान लेते हैं किसी स्पीसीज में बहुत वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तब ट्राइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग उनकी नेम की जाएगी, उनके वेरिएशंस के जो डिससिमिलरिटीज है उनके बेसिस पे। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि हो गया आपका ब्रासिका ओलेरेशिया बोट्राइटिस, जो कि कॉलीफ्लावर का नेम है। दूसरा है ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटाटा, जो कि कैबेज का नाम है। ब्रासिका ओलेरेशिया कैलोरोपा, जो कि क्नॉल का नाम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 कंपोनेंट्स हैं, पहला है जेनरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, और ये सब स्पीसीज नेम या वैरायटी। तो ये हो गया आपका
ट्राइनोमियल सिस्टम का जो 3 कंपोनेंट्स थे वो। और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे कि कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस जो कि क्रो का नेम है। तो इस तरीके से जहाँ पे हमें 3 कंपोनेंट्स देखने को मिल रहे हैं वो ट्राइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग की गई है। तो ट्राइनोमियल सिस्टम में इतना याद रखना ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में मैंने बाइनोमियल सिस्टम में नेमिंग करने के रूल्स क्या हैं, ट्राइनोमियल सिस्टम क्या है और नॉमेनक्लेचर क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, इन चीज़ों को कवर किया है। तो उम्मीद है आपको आज लेक्चर के सारे जितने भी टॉपिक्स थे वो सब अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स लेके आऊँगी।